हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 की। आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप सभी लोगों को जनरल अवेयरनेस भी देना है। जनरल अवेयरनेस में आपके साइंस के भी सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, तो यहाँ से आपकी तो प्रैक्टिस होगी ही। साथ ही कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें जनरल साइंस जो है रेलेवेंट सब्जेक्ट में आएगा 30 क्वेश्चन, उनके लिए तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सीरीज़। तो यहाँ से आप सभी लोग प्रैक्टिस करिए। इसमें टोटल हमने 75 क्वेश्चन को रखा है। 75 रखा है, इसलिए लगभग 25 का सेक्शन डिवाइड किया है मैंने। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में देखने को मिलेंगे और आपकी परीक्षा में भी ये तीनों सब्जेक्ट ही आएंगे, साइंस और जनरल साइंस दोनों में। तो आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। जितने भी हो पाए आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। दूसरी बात ये है, इस सीरीज़ को कराते समय अगर कोई क्वेश्चन में कोई त्रुटि नज़र आए तो आप ज़रूर बताइए। पिछली बार जो भी मैंने आप लोगों को कराई चीज़ें, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एक्टिव रहे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है, फिर मैंने उसको जो है कमेंट सेक्शन के पिन में उसको कनेक्ट कर दिया था, ताकि और अभ्यर्थी जो नए देखें उनको पता चल जाए कि इस वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लिया जाए। तो ये ह्यूमन नेचर है, गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो एक दो मिस्टेक हो सकता है, ऐसा हो। कोशिश रहती है कि 100% आपको करेक्ट ही आंसर बताया जाए। चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। 75 क्वेश्चन करने हैं हमें। आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं, केवल प्रैक्टिस रिवीजन ही मस्ट है इस समय। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? देखिएगा, आप प्रश्न सॉल्व करिए। अगर आपको आपको जब क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, हो सकता है शुरू के आपको 5-6 प्रश्न आए, तो उससे घबराना नहीं है आपको। हो सकता है आपको बाकी सब इजी मिले। तो इसी तरीके से होता है एग्जाम में। सेट जो बढ़ते हैं, पता लगा कभी कभी किसी को सीक्वेंस से 10 क्वेश्चन इतने ईजी लगे तो उस ओवर कॉन्फिडेंस में चीज़ें आगे की गलती हो जाती हैं। और कुछ कैंडिडेट के साथ ऐसा होता है कि स्टॉप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो बाकी जो है उसी टेंशन में ख़राब हो सकते हैं। तो धैर्य रख के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, किसी भी एग्जाम के लिए है ये। आइए देखिए, बताइए मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन सुनेंगे। ए ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, और सी ऑप्शन है टाइलिन, और डी ऑप्शन है आपका पेप्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गैस्ट्रीन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है लार किसके पाचन में मदद करता है? लार जो होता है किसके पाचन में मदद करता है, आपको बताना है। वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के या विटामिन के? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च के, ठीक है। विटामिन बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। स्टार्च जो है किस में होता है? जो कैप्सूल का आवरण होता है, जो कैप्सूल टैबलेट हम लोग खाते हैं दवाओं के रूप में, तो वो जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है अक्सर कि जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? देखिए, अगर शुरू की बात, अगर ये वर्ड लगा शुरू, तो मुख से शुरू हो जाता है, मुंह से ही। क्यों? क्योंकि मुंह में भी देखिए, अभी जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि लार में भी कई एंजाइम होते हैं ना, कि जो कि पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? आपको बताना है। शरीर का ऐसा कौन सा भाग है, ऐसा कौन सा अंग है जिसमें जो है पित्त रस उत्पादन होता है उसका? तो हृदय, फेफड़ा, गुर्दा या यकृत? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यकृत। आगे देखेंगे, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपको बताना है। तो बताइएगा, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 8%, शरीर के कुल वजन का लगभग 12%, या शरीर के कुल वजन का 15%? आपको बताना है कि जो मानव का मस्तिष्क होता है उसके शरीर के वजन का कितना परसेंट होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% होता है। नेक्स्ट देखिएगा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो कई पार्ट में, 3 पार्ट में से डिवाइड है। तो वही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें कि बुद्धि और स्मृति, मतलब जो मेमोरी आपकी होगी, इमोशंस, ये सारी चीज़ें केंद्रित रहती हैं। बताइएगा ऑप्शन ए सुनेंगे, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, कार्पस कालोसम और सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और बताइए, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? रक्त बैंक किसे कहते हैं?
ऑप्शन सुनेंगे प्लीहा, यकृति, हृदय या किडनी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? ऐसा कौन सा जानवर है निम्नलिखित में से जिसका रक्त जो है, ब्लड जो है ठंडा होता है, कोल्ड होता है? बंदर, चूहा, सांप या भेड़िया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप। देखिए, आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है अभी एग्ज़ाम के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, डेली इतने सारे क्लास करना तो पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से आप बस केवल क्वेश्चन देखिए, रिवीजन करिए, जो ना आए उसको कॉपी में अपने लिख लीजिएगा। जब ये आपको PDF देंगे तो केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन में मार्क भी नहीं किया था अभी लास्ट टाइम की PDF में, क्योंकि आप लोग फिर से उसको खुद से करिए। मार्क रहेगा तो आंसर तो दिख ही जाएगा कि कौन सा आंसर सही आ रहा है। आगे देखेंगे, एक किशोर मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? देखिए, ये सब ऐड किया है एक्स्ट्रा, या कुछ भी एक्स्ट्रा करें, डायरेक्ट ये ऐसे पूछा जाता है कि मानव रक्तदाब कितना होता है। किशोर न भी पूछे तो डायरेक्ट पूछे तो आपको बताना होता। बताइएगा, 120/80, 160/95, 130/90 या 80/120? देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। ये दोनों तो आप लोगों को भी पता है कि नहीं होगा, इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो जान लीजिएगा 120/80 होगा, ज़्यादा वाला पहले होगा, ये 80 जो है कम नीचे होगा। ये हमेशा देता है ऑप्शन में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, अधिरक्तस्राव। अधिरक्तस्राव जो है, मतलब जिसको कहते हैं हेमोफीलिया, क्या है? मतलब जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रदूषण जनित है या आनुवंशिकी विकार है? जो हीमोफीलिया एक कैसा रोग होता है? जीवाणु है, मतलब वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है या पोल्यूशन से होता है या आनुवंशिकी है, मतलब इसको हियरार्की कहते हैं कि आनुवंशिकता में मिली हुई है, पहले कभी किसी को रही हो फैमिली में तो वो चीज़ होती है। तो जो हीमोफीलिया होती है ये आनुवंशिक विकार है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताएंगे, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतया किस अंग में बनती है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसको RBC कहते हैं, वो मुख्य रूप से कहाँ पर बनेंगी, किस अंग में बनेंगी? तो बताइएगा, यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थि मज्जा में? राइट आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये हमारी बनती हैं अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइएगा, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति दिया हुआ है, अगर कोई व्यक्ति है उसका जो रक्त है वो AB है, तो आपको बताना है कि तो ऑप्शन को देखते हुए बताइए कि उस व्यक्ति में A, B और O रक्त वर्ग वाले रोगों को रक्तदान कर सकता है कि नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति, उसको AB उसका ब्लड ग्रुप है तो वो क्या कर सकता है वो आपको बताना है। उससे रिलेटेड यहाँ तथ्य फैक्ट दिए हुए हैं। जैसे पहला है कि A, B और O रक्त वालों को वो रक्त दे सकता है या नहीं, सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, या किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है, या तो डी ऑप्शन है, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक जो है ग्राही है, सार्वभौमिक दाता है। कुल मिला के ये पूछा जा रहा है कि जो AB है इसको क्या कहेंगे, सर्वग्राही कहेंगे, सर्वदाता कहेंगे, या तो न तो सर्वग्राही कहेंगे न ही सर्वदाता कहेंगे। और ऑप्शन दिया हुआ है AB O में से सभी को वो रक्त दे सकता है। इसको देखते हुए आपको राइट आंसर बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी भी वर्ग से ये क्या कर सकता है, रक्त को ले सकता है। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप AB होता है तो वो किसी भी वर्ग का जो है ब्लड ले सकता है। और इसी में O की बात करें, O सर्वदाता होता है, मतलब O हमेशा किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। और जो AB होता है ये किसी का भी ग्रहण कर सकता है, और AB के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है या B है तो उसके लिए ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन सर्वदाता और सर्वग्राही ब्लड ग्रुप पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, सर्वदाता देने वाला O और लेने वाला कौन सा हो जाएगा, AB। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है कौन, AB। ठीक, आगे देखेंगे, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है आपको बताना है। रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में RBC तथा WBC या उपयुक्त सभी? बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। मानव रक्त की जो है श्यानता का मेन कारण क्या है, तो रक्त में जो है प्रोटीन का होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा।
अभी हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं टोटल। अब आपको बताना है, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये जनकों का मतलब है माता पिता से है। मान लीजिए दो पेरेंट्स है, मेल और फीमेल है, दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, ए बी इनका भी है, फीमेल का भी है और मेल दोनों का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसके ब्लड ग्रुप की क्या होने के चांसेस है वो आपको बताना है। जैसे सुनेंगे, पहला ऑप्शन दिया हुआ ए बी और ओ, ये सब हो सकता है, या बी ऑप्शन में है ए हो सकता है, बी और ए बी तीनों हो सकता है, या ए और बी होगा, ए बी और ओ होगा। आप चूज करके बताइए कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। उस बच्चे का लड़का या लड़की उसका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ये तीनों ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आपको बताना है, अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता है, आपको बताना है। रजोनिवृत्ति का मतलब है मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, मासिक धर्म की बात हो रही है। बताइए कि उसके बाद जो है महिलाओं में कौन सा हार्मोन्स का उत्पादन नहीं होता। हार्मोन्स के नाम सुनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या थायरॉक्सिन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइएगा, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स मतलब फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। वैसे तो जितने मैंने यहाँ रखे सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्मोन्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वनडे एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। बताइएगा, इंसुलिन है, एड्रीनेलिन है, या टेस्टेस्टोरॉन है, या ऑक्सीटोसिन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एड्रीनेलिन जो है, इसी को हम लड़ो उड़ो हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताएंगे। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? बताना है कि जो मेल होते हैं उनमें कौन सा जो है जनन तंत्र नहीं होता है, मतलब इसमें से शामिल नहीं है। जो ऑप्शन दिया है, वृषण, अधिवृषण, अंडाशय या शुक्राशय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडाशय। अंडाशय जो है फीमेल में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्यों में गर्भाकाल कितने दिनों का होता है? गर्भावस्था को पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में कितना होता है, तो 280 दिन का होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सामान्यतः वर्णांधता जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो है क्या, आपको बताना है। ऑप्शन को देखिए और राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। यह एक आनुवंशिक विकार है, बी ऑप्शन है, एक गैर आनुवंशिक स्थिति है, ऑप्शन सी जीवन शैलीगत बीमारी है, ऑप्शन डी प्रकाश में अनावरण के कारण होता है। तो जो वर्णांधता है, ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक आनुवंशिकी विकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। आनुवंशिकी अगर कोई विकार होता है यदि कोई रोग होता है तो आने वाली पीढ़ी में कई पीढ़ियों के बाद भी वो विकार होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो प्रॉब्लम है, मतलब जो बीमारी है उसको है अगर व्यक्ति को, तो कौन सा ऐसा कलर है जिसमें वो भेद मतलब अंतर नहीं बता पाएगा कि कौन सा कलर है एग्जैक्ट। तो आपको बताना है। ऑप्शन सुनेंगे, काले और पीले रंग में, लाल और हरे में, पीले और सफ़ेद में, हरे और नीले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। लाल और हरे रंग में जो है उसको अंतर नहीं समझ में आएगा। अगला बताएंगे, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है? तो आनुवंशिकता किससे पता चलती है? तो जीन से पता चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? आप में जैसे बायो है तो बायो में दोनों आपके आ जाएंगे, जूलॉजी और बॉटनी से भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, जीव विज्ञान जंतु विज्ञान, इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसके भी मैंने रखे हैं। बताइएगा, पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव समूह कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा या युगलीना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्या है? तो आधुनिक मानव यानी हम लोगों का जो हाल ही के पूर्वज रहे थे उनको बताइए कौन है? जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नान मानुष या रियंडरथल मानुष या पेंकिंग मानुष? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, क्रो-मैग्नान मानुष। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है। ये थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है। बताइए, चमगादड़, व्हेल, नेवला या प्लेटिपस, क्या होगा? तो उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। नेक्स्ट बताइएगा, निम्न में से कौन सा सबसे, यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि अंडे देता है, इस वजह से बताया गया है कि प्लेटिपस है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा पक्षी है। बताइए, सबसे छोटे पक्षी का नाम जो इसमें नाम दिए हैं, जैसे कबूतर, तोता, हमिंग बर्ड या घरेलू गौरैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है। बताना है कि जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा तने का रूपांतरण नहीं है, यानी तना नहीं है, कुल मिला के बताना है। ऑप्शन सुन लीजिए, प्याज, अरबी, शकरकंद या आलू। तो इन सब में से जो है तने का रूपांतरण जो है शकरकंद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सा रूपांतरित तना होगा। ऑप्शन सुनेंगे, गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो कौन सा होगा? अभी ऊपर आपने पढ़ा है कि तो ऑप्शन में था आलू, तो यहाँ पर आलू राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये जब एक्सपेक्टेड एरिया वाले क्वेश्चन कराए थे तो वहाँ बताया भी था कि कैसे पहचानते हैं। देखिए, आलू का जो स्ट्रक्चर होता है किसी तरीके से ऐसे होगा, गोला होगा, लेकिन ये नुकीला भाग नहीं होगा। ऐसा प्रोडक्ट जो वहाँ दिया हो जिसमें ऐसे नुकीला होता है उसका हिस्सा जो ज़मीन में रहता है, तो वो जो होता है वो तना नहीं होता, वो जड़ के रूप में आ जाता है। जैसे मूली है, गाजर, इस तरीके से नहीं होता। सलजम आप देखते हैं ऐसे ऐसे करके बना होता है ये इस तरह से, और यहाँ पर ऐसे निकले रहते हैं इसके। तो ये चीज़ें, ठीक। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पुष्प क्रमशः बताइए कि कौन सा है। मतलब सबसे बड़ा जो है पुष्प बताना है और सबसे छोटा बताना है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा बताइए, फिर सबसे बड़ा। सुनिएगा, ऑप्शन रेफ्लेसिया एवं कमल, फिर वुल्फिया एवं रेफ्लेसिया, फिर लिली एवं फूलगोभी, वेलेंडर एवं ग्लेडियोलस। तो क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुल्फिया एवं रेफ्लेसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताइए। कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं। बताइए कि जो कच्चा फल होता है ना, इस टाइम में देखिए आम जो होते हैं पेड़ से अपने से गिर जाते हैं तो फट जाते हैं। तो जो मार्केट में आम मिलते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फिर उसको पकाते हैं। तो उसमें भी किसी न किसी गैस का प्रयोग करते हैं, दवाओं का प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ गैस के बारे में पूछा है, बताइए कौन सा है। इथेन, एसीटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीटोसिन। बताइए किसका प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसीटिलीन। एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला बताएंगे क्वेश्चन, देखिएगा। कोली कैल्सीफेराल या कैल्सीफेराल लिखा हो या तो कोली कैल्सीफेराल, दोनों सेम है। ठीक है, का रासायनिक नाम बताइए। मतलब कौन से विटामिन को जो है हम कोली कैल्सीफेराल के नाम से जानते हैं। मैंने विटामिन के रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग, ये सब बताए हैं पहले भी आपको। बताइएगा, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला बताइएगा, राइट आंसर डी का मतलब है विटामिन डी होगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, अगला बताएंगे, मछली से प्राप्त होने वाला कार्ड लीवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है। मतलब मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सी विटामिन होती है सबसे ज़्यादा क्या, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन से समृद्ध होता है, और ये आँख की रोशनी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बताइए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। राइट आंसर क्या होगा? तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन और विटामिन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। कौन सा ऐसा विटामिन जिसको हार्मोन भी कहते हैं, जैसे विटामिन बी, डी, सी, ए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, विटामिन डी को ही इसको हार्मोन भी मानते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिएगा, एक बात को गौर करिए,
जब आप यहाँ पर तो आपको बताना है चावल, सेव, मूंगफली और इनमें से कोई नहीं में, तो आपको पता है कि ये मूंगफली आपने बता दिया, लेकिन आपको वहाँ ये ऑप्शन बदल जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ प्रोटीन वाले तत्व रख दिए। जैसे मैं अगर इसी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं की जगह हटा के रख दूँ सोयाबीन, ठीक है, जो सोयाबीन होता है लोग कच्चा भिंगो के भी खाते हैं, ठीक है, बना के भी पका के खाते हैं, छोटा छोटा होता है। तो उसमें से अगर पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सोयाबीन होगा। तो अगर मान लीजिए सोयाबीन, मूंगफली हटा के कुछ और चीज़ें रख दी गई, आप वो देख लीजिएगा प्रेफरेंस में कौन आ रहा है पहले, कि जिसमें सबसे ज़्यादा मिल रहा है, उसके हिसाब से आप लगाइएगा ऑप्शन, ठीक है। और हो सकता है उसमें सब कुछ दे और एक इनमें से कोई नहीं दे, और मूंगफली का ऑप्शन हटा दे, सोयाबीन ना रहे, तो इनमें से कोई नहीं आपको नहीं लगाना है, प्रेफरेंस करके लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। जो विटामिन ए होता है मानव शरीर के किस अंग में भंडारित या स्टोर रहता है? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, फुफ्फुस धमनी होती है, वृक्क में, बताइए किस में होता है? तो यकृत में जो है जमा होता है। जब आप फास्ट रहते हैं, जब हम लोग व्रत करते हैं, तो कोई भी इंसान जब 1-2 दिन खाना नहीं खाएगा तो उसे कुछ होगा नहीं, बहुत होगा तो पानी प्यास लगेगी, उसे बेहोश हो जाएगा, ठीक है। पर कुछ ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो हमें विटामिन या एनर्जी की ज़रूरत होती है उस टाइम में उसी से मिलती रहती है, जो भंडारित होती है। अब ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? ये यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, कौन से घुलनशील होते हैं और कौन से घुलनशील नहीं होते हैं। तो ऑप्शन देखिए और बताइए। विटामिन ए, बी, विटामिन बी, सी, विटामिन सी, डी और विटामिन ए और के, ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से बताना है कौन सा जो है जल में घुलनशील है। तो देखिए, जल में घुलनशील की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी जितने हमारे बचते हैं सब वसा में घुलनशील होते हैं। अगर यही ये प्रश्न आ जाता वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो ये बीसी जो है वसा में नहीं घुलता, ये जल में घुलता है। अब ये भूल जाता है तो इसको याद रखने के लिए देखिए, आपको मैंने बताया जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होता है। तो अगर हम ऐसे याद करना चाहें तो देखिए, नींबू का सब लोग शिकंजी बनाते हैं ना गर्मियों में, तो खास तौर से नींबू के शरबत बनाए जाते हैं। तो नींबू को हम किस में घोलते हैं? पानी में। नींबू पानी चीनी घोलते हैं ना, तो इसलिए विटामिन सी तो अब आप नहीं भूलेंगे कि सी भी होगा जल में घुलनशील, और बी जस्ट पहले है तो याद कर लीजिएगा, बी सी साथ में जो है वही है जो हमारे जल में घुलनशील है। बाकी सब जो है हमारे उसमें वसा में घुलनशील होते हैं। और ये आप किसी भी ट्रिक से याद करिए, बस याद रहना चाहिए। आगे बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जितने भी रोग वाले बताया गया है पहले, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए, रतौंधी, बेरी एनीमिया या ट्यूबरक्लोसिस? तो रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी होने से। नेक्स्ट बताइएगा। अब यहाँ से आपके कुछ, अभी तक हमने जीव विज्ञान के क्वेश्चन करे हैं, अब हमको बताना है फिजिक्स से। बताइए, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? जो घड़ी का स्प्रिंग होता है, बताइए, गतिज ऊर्जा उसमें होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, ऊष्मीय ऊर्जा होगी या रासायनिक ऊर्जा होगी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल कौन सा होगा? स्थिर विद्युत बल होगा या घर्षण बल होगा, गुरुत्व बल होगा या चुंबकीय बल होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया या जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, गैलीलियो ने, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आपने सुना होगा ना कि जैसे कोई भारी वस्तु या कोई भी चीज़ हम जब जल में डुबाते हैं तो जितना हिस्सा उसका डूबता है उतना पानी जो है वो बाहर बहता है। तो वही वाला जो आर्किमिडीज के सिद्धांत में है, ठीक। आगे बताइएगा, कोई वस्तु अधिकतम भारशील कब हो जाती है? मतलब किसी वस्तु का भार आपको सबसे ज़्यादा कब महसूस होगा या पता चलता है? निर्वात में, जल में, वायु में या हाइड्रोजन में? तो हाइड्रोजन का तो कोई यहाँ लेना देना ही नहीं है। ये तीनों में से बताइए कि कहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा भारशील कोई वस्तु, कहाँ पता चलेगी? निर्वात में या वायु में या जल में? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निर्वात में। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको कुछ जो है मापन दिए हुए हैं, जैसे ध्वनि की का मात्रक दिया, मापन दिया है, किससे मापते हैं, और एक साइड दिया है उस यंत्र का नाम या उस चीज़ को पूछा गया है कि क्या है, आपको सही सुमेलित करना है। बताइएगा, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की माप के लिए होता है,
आवृत्ति की माप के लिए। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ए मीटर विद्युत शक्ति मापन यंत्र है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें, तो उसमें जो है एमीटर, ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए आप, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि। देखिए सदिश राशि और अदिश राशि से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। सदिश और अदिश के लिए भी मैंने एक थोड़ा सा ट्रिक भी बताया था, आप लोग जानते भी होंगे। फिलहाल पहले इसमें बताइए तो फिर उसको मैं फिर से बताती हूँ क्या है। सदिश राशि कौन सी है आपको बताना है। घनत्व, द्रव्यमान, त्वरण या समय। तो राइट आंसर क्या होगा, त्वरण होगा। मैंने बताया था आपको सदिश और अदिश दो तरह की राशियां होती है, नाम पूछा जाता है। तो देखिए मैक्सिमम सदिश राशि वो होती है जिसमें वो वर्ड या ब वर्ड आता है। ठीक है, आप देखिए जैसे त्वरण है आपका, उसके बाद आप देखेंगे बल है, ये सब सदिश राशि में आ जाएंगे। वेग है, सब सदिश राशि होते हैं। ठीक, आगे देखिएगा। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जो जहाज होते हैं उसमें समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं बताएंगे। गैल्वेनोमीटर, सोनोमीटर, क्रोनोमीटर या बोलोमीटर, कौन सा प्रयोग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्रोनोमीटर। नेक्स्ट आंसर दीजिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या है। पानी के अंदर ध्वनि मतलब समुद्र में जैसे कोई जाते हैं कुछ खोज करने या कुछ भी, तो उनको कैसे सुनाई देता है कोई चीज़, उसमें सुनने का यंत्र यूज़ करते हैं, क्या होता है। तो ऑडियोफोन या हाइड्रोफोन, आर्डियोमीटर या हाइड्रोमीटर, बताइए किसका प्रयोग होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा, फेदोमीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है। भूकंप, समुद्र की गहराई, ध्वनि तीव्रता, वर्षा, किसको नापने में करेंगे। तो समुद्र की गहराई, फैदम दिया रहे या फेदोमीटर, समुद्र की गहराई होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बताएंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, या गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो किसने दिया था, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा। बताइएगा, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने या आइंस्टीन ने, किसने दिया था। तो दिया था न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं जो है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ये मतलब ये तो वैज्ञानिक थे तब बताया, प्राचीन काल में किसने बता दिया था। आर्यभट्ट ने और वारहमीर ने या तो बुद्धगुप्त ने या तो ब्रह्मगुप्त ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जो है ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। नेक्स्ट, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों। मतलब ये कैसे हो जाता है कि जैसे आप देखते होंगे बर्फ जमी हुई झील है कोई, उसमें बर्फ जमा हुआ है और मछलियां वहाँ जीवित हैं, तो कैसे जीवित रह सकती हैं। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती हैं, झील की तली पर जल नहीं जम पाता, मछलियां नियत तापी जीव हैं, बर्फ उष्मा का उत्तम चालक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, झील की तली में जल जो है जम नहीं पाता। मतलब जब हम झील देखते हैं जहाँ पर ठंडियों के दिनों में या बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, ऊपरी परत जो है जमता है, नीचे नहीं जमता है पानी। ठीक है, इसी वजह से मछलियाँ जीवित रहती हैं। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बताइएगा। विपृष्ठ तनाव घट जाएगा, अपरिमित हो जाएगा या अपरिवर्तित होगा या बढ़ जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है कि जब शुद्ध जल है उसमें डिटर्जेंट को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट का जवाब दीजिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, जो ध्वनि है उसका वेग अधिकतम कहाँ पर होगा। द्रव में होगा, वायु में होगा, निर्वात में होगा या धातु में होगा। तो अधिकतम की बात कर रहा है तो धातु में होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए जो है सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन सी है। ध्वनि का मतलब ये है कि कितने डेसिबल, डीबी का मतलब यहाँ पर डेसिबल से है, डीबी। तो राइट आंसर 45 डीबी हो जाएगा, यानी डेसिबल। WHO ने ये निर्धारित किया है कि 45 डेसिबल की जो ध्वनि है मानवों के लिए उपयुक्त है। इसीलिए आप सुनते होंगे जब डीजे या कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लाउडली साउंड में बजता है तो उसके लिए मनाही होती है, बहुत देर तक नहीं सुनना चाहिए। हेडफोन लगा के सुनने में प्रॉब्लम होती है, कहते हैं ना ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो ज़्यादा डेसिबल होगा तो आपके कानों में नुकसान पहुँचाएगा। और ये डेसिबल का डायरेक्ट पूछता भी है कि जो हम ध्वनि सुनते हैं उसका मात्रक, तो डेसिबल होगा। डेसिबल आप देखते होंगे, आप सभी लोग मैच तो ज़रूर देखते होंगे, जो मैच में कमेंट्री आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए भारत की तरफ से कुछ अच्छा हो रहा है, विकेट आ रहा
रहा है या वो रन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो पब्लिक होती है उनकी ध्वनि मतलब उत्साहित होकर जब वो लोग शोर करते हैं तो उसका वहाँ पे रेंज दिखाई देता है। इस तरीके से मीटर लगा होता है, यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है, दिखाता है ना कि 141 dB लिखा होगा, 129 dB लिखा होगा, तो मतलब इतने डेसिबल की ध्वनि है पूरे स्टेडियम में, वो चीज़ शो करती है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। आगे देखेंगे, सामान्य स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम क्या होता है, मतलब सामान्य मनुष्य का जो तापमान होगा बॉडी का क्या होता है, बताइए। 98.5 डिग्री सेल्सियस, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.5 डिग्री केल्विन या 99.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप सबको पता होगा, 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे ही इससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कहते हैं नहीं कि फीवर हो गया है, 99 फीवर है, 100 है, 101 है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। रेफ्रिजरेटर यानी जो आपका फ्रिज है में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, मतलब रेफ्रिजरेटर का जो तापमान टेम्परेचर कितना होगा जिसमें जो खाद्य पदार्थ हम उसमें रखेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा, बताइएगा। 8 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आकाश का नीला रंग किसकी परिघटना है, मतलब जो आकाश का नीला, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है, ठीक है, बताइए। प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। कौन सा कारण है कि प्रकाश का जो रंग है हमें नीला दिखाई देता है, आपको बताना है। तो प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उगता है, और जब डूबता है मतलब अस्त होता है, तो आप देखेंगे आकाश में हल्का सा रेडनेस, ऐसे रेड रेड दिखाई देगा हल्का सा। तो वही पूछा रहा है किस कारण ये होता है, तो इसका भी कारण है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। इंद्रधनुष में 7 रंग बनते हैं ना, जब बारिश होगी, हल्का धूप होगा उस समय बनता है, बारिश के टाइम में। अब मौसम आ रहा है, अब देखने को मिलेगा, तो बताइएगा क्या कारण है। तो जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अवशोषण होता है, जल की बूंदों का आयतन के कारण हो जाता है, जल की बूंदों द्वारा सूर्य का प्रसार हो जाता है, जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का परावर्तन एवं जो है अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, तो बताइए। तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, जो प्रकाश का रंग है किससे पर डिपेंड करता है, किससे निर्धारित होगा, तीव्रता से, वेग से, तरंग दैर्ध्य से या आयाम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम अपसरित होता है, मतलब डाइवर्ट कम होगा। जैसे ये प्रिज्म बना हुआ है, तो ऐसा कौन सा रंग है जो कि प्रिज्म से निकलेगा तो सबसे कम विचलित होगा, तो वो हो जाएगा आपका लाल रंग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट बताइए, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की तरह काम करता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल या अवतल लेंस, अवतल दर्पण। बताइए किस तरीके से जो पानी में बुलबुले उठते हैं ना ऐसे छोटे छोटे, वही पूछ रहा है जो उसका नेचर है वो कैसा होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति होता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। अब हम लोग यहाँ से जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोगों ने बायो किया, फिजिक्स किया, अब यहाँ से आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बताइए, ऐसा तत्व जो सभी अम्लों में उपस्थित रहता है, ऐसा कौन सा है, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो दूध है उससे हम दही जब बनाते हैं तो क्या होता है, संक्षारण होता है, पाश्चुरीकरण होता है, किण्वन होता है या रेंटिंग होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, तो किण्वन होता है। ठीक है, दही जो है उसमें भी बहुत तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, पेट में भी बहुत तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं, कुछ हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो किण्वन विधि द्वारा ही जो है दही जो जम जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, बताइए इसमें से देखिए कि कौन सा है जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है कागज को फाड़ना, मतलब कागज उसको फाड़ दीजिए, और रंग में परिवर्तन हो जाना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो H2O बनता है ना, वही पूछा जा रहा है।
और कागज़ का जलाना या कागज़ को जला देंगे। तो ऐसा कौन सा है इसमें से जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो होते हैं, आपने पढ़े होंगे। बताइए कि कौन सा है इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कागज़ को फाड़ना। ठीक है। रासायनिक देखिए जो परिवर्तन होगा उसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उस अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भौतिक अगर परिवर्तन तो कर पाएंगे। ठीक है, आप ऑप्शन से समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों। अब बताइए भारी जल भारी पानी वही भारी जल जिसको हम गुरु जल के नाम से भी जानते हैं का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होगा। अभी तो मैंने H2O आपको जल का बताया था, तो ये तो होगा ही नहीं। और H2O2 होगा, HDO होगा या D2O होगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। D2O को भारी जल कहते हैं। बताइए भारी जल का जो अणु भार है वो कितना होता है? तो भारी जल का जो अणु भार है वो 20 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? मतलब जैसे पानी है उसको हम भारी पानी या भारी जल कहते हैं, तो उसमें ऐसी क्या चीज़ आ जाती है वो बताना है आपको। ऑप्शन सुनिएगा, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक, हाइड्रोजन परमाणुओं की अणु संख्या और ऑक्सीजन परमाणु की अणु संख्या। बताइए ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण से पानी है जो नॉर्मल पानी है उसको हम लोग भारी जल का नाम देते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन परमाणु का भारी समस्थानिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारी जल एक प्रकार का क्या, जो भारी जल है उसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं या वो है क्या? शीतलक है, मंदक है या अयस्क है या ईंधन है? तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा, मंदक के रूप में। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं यानी सेमीकंडक्टर नहीं है बताना है। ठीक है, सिलिकॉन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम या जर्मेनियम। बताइए कि कौन सा जो है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर नहीं है। तो क्रिप्टॉन जो है कोई सेमीकंडक्टर नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? बताइए, रेडान, आर्गन, कार्बन, नियॉन। इसमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? तो कार्बन जो है कोई अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? बताना है कि कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन। बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। कौन सी गैस है जो कि जल में घुलने पर ये अम्लीय बनाती है, अम्लीय विलयन बना देती है, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? एलपीजी सिलेंडर जो गैस घरों में यूज होता है, गैस चूल्हा, उसकी बात हो रही है। प्रमुख घटक उसमें कौन सा होता है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होता है। कक्ष का रण गुजरात के साइड है ना, कक्ष की बात हो रही है उस स्थानों में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन, किसका अपघटन के कारण जो है गैस उत्पन्न हो जाती है बताइएगा आप। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो खाना बनाने वाली जो गैस होती है उसमें मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या N2 या O2 का मिश्रण, दोनों है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। मैंने अभी जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया कि कक्ष स्थानों वनस्पति के अपघटन से उत्पन्न गैस, तो अपघटन से उत्पन्न गैस ये बी नहीं ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मीथेन। करेक्ट कर लीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, इसका मीथेन ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस में जो है मुख्यतः क्या होती है? तो वो मीथेन होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला देखिएगा, कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? जो कोयले की खान होती है उसमें मेन विस्फोट का कारण कौन सी गैस बनती है? तो उसमें भी मीथेन होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट एक चीज़ और बता दूं कि इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है एलपीजी का। तो एलपीजी का क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम
लिक्विड पेट्रोलियम गैस ये पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित, हाँ यहाँ तक हमने कर लिया। अब 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, बताइए। ऊन, चमड़ा, नायलॉन या रेशम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नायलॉन कोई जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन किए। आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और तैयारी अपनी जारी रखिए। आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। आज आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के भी मैं दूंगी प्रैक्टिस सेट, और भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी चैनल के माध्यम से। आप पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो विज्ञापन आने वाले हैं जल्दी, उसके लिए आपको क्लासेस शुरू की गई हैं, और वो आपको और भी क्लासेस मिलेंगी। अभी आपके एग्ज़ाम है इसलिए फोकस यहाँ पर है, फिर उसके क्लासेस जो है आपको कंटिन्यू मिलेंगे। अगर आप चाहें उसमें जाना चाहते हैं तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलते हैं। जय हिंद।